देखो बेटा, सीबीएसई का सैंपल पेपर है, उसका पहला क्वेश्चन है। देखो इसमें हमें क्या दे रखा है, एक नंबर दे रखा है ए, इसके प्राइम फैक्टर हमें करके दिए हुए हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिए हुए हैं। बी हमें दूसरा नंबर दे रखा है और सी तीसरा नंबर दे रखा है। ठीक है, सबके प्राइम फैक्टर हो रखे हैं और हमें इन तीनों नंबर का एलसीएम दे रखा है 3780। ठीक है, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, जो एलसीएम निकलता है, हमें अगर ए बी सी का एलसीएम निकालना है, यानी एलसीएम ऑफ नंबर ए बी एंड सी, देखो बच्चों, हमें एलसीएम कैसे निकालते हैं? हम प्राइम फैक्टर में हाईएस्ट पावर ले लेते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टर में हाईएस्ट पावर ले लेते हैं। देखो जैसे 2 की पावर 2 है, यहां पे 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 यहां भी है, तो हाईएस्ट 2 में हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये हमारा एक पार्ट ले लिया हमने। ठीक है, उसी तरह से 3 की पावर x, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1। देखो x की जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि ये 1 या 1 से ऊपर होगा, तो हम हाईएस्ट पावर x मान लेते हैं, तो इनटू 3 की पावर x। ठीक है, अगला 5 यहां नहीं है, 5 की पावर 1 ओनली 5, और यहां पे क्या है 7, तो ओनली 7। ठीक है बच्चों, अब सिंपल बन गया 2 की पावर 2, 3 की पावर x इंटू 5 इंटू 7 इक्वल टू क्या दे रखा है हमें 3780। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो 3 की पावर x इक्वल टू 3780 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है, कर दो। सबसे पहले हम 7 से कर लेते हैं, 2 7 को 28। ठीक है, अब हम इसको 5 से काट देते हैं। ठीक है, अब हम इसको 4 से काट देते हैं, 27। ठीक है बच्चों, यानी 3 की पावर x इक्वल टू आ गया हमारे पास 27। ठीक है, अब इसको भी इसी फॉर्मेट में लिखते हैं, 3 की पावर 3, यानी 27 क्या होता है 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो 3 की पावर x इक्वल टू 3 की पावर 3। अगर हम कंपैरिजन करें तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3 आ गया। ठीक है, होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसमें कमेंट कर सकते हो। अगर मैं एक बार ब्रीफ करूं इस क्वेश्चन का, तो ये है, हमें 3 नंबर दे रखे बेटा, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन हो रखा है। ठीक है, और हमें तीनों नंबर का एलसीएम दे रखा है और हमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन के नॉलेज से हमने पहले एलसीएम निकाला, एक जर्नल में एलसीएम निकल के तीनों नंबर का, और जो एलसीएम हमें दे रखा है उसके बराबर उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। यहां से हमारे पास 3 की पावर x की वैल्यू आ गई, जो 27 आया उसको भी हमने इसी फॉर्मेट में लिखा और कंपैरिजन करके हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, दैट इज 3। ठीक है, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, हमें ये पॉइंट दे रखा है बेटा 2 और 3। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट दे रखा है, हमें इस पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है y एक्सिस से। ठीक है, तो आप देखो पहले इस पॉइंट को हम कार्टेशियन प्लेन में एक बार शो करते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये हमारे पास x एक्सिस, ये हमारे पास y एक्सिस, ये हमारे पास x एक्सिस, ये हमारे पास y एक्सिस। देखो पहले समझना उस चीज को, ये 1, ये 2, ये 3, ज्यादा नहीं चाहिए हमें, ये 1, ये 2, ये 3, ज्यादा नहीं चाहिए। इधर की साइड भी होंगे, ये नेगेटिव में, नीचे को नेगेटिव में, हमें उतनी जरूरत नहीं है, ये 0। ठीक है बच्चों, 2 3 क्या चीज है, देखो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। ठीक है, ये हमारे पास ये पॉइंट है 2 3। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इसकी y एक्सिस से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है इसका y एक्सिस से, ये है देखो। ठीक है, किसके बराबर हुआ 2 के बराबर हुआ।
ठीक है बच्चों, देखो बहुत क्लियर होना चाहिए आपको। आपने पहले इस कोऑर्डिनेट को हमने कार्टेशियन प्लेन पर शो किया, ठीक है, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कहीं भी। और फिर हमने यहां से इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल दिया, ठीक है, दैट इज 2। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया होता कि एक्स एक्सिस से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ तो 3 हो जाता। ठीक है बच्चों, अगर ओरिजिन से दिया होता तो फिर हम इसको पाइथागोरस से निकालते। ठीक है, कैसा भी क्वेश्चन दिया हो, डाटा चेंज किया हुआ हो, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो इस प्रेजेंट क्वेश्चन में हमें यह पूछा गया था कि इस कोऑर्डिनेट का वाई एक्सिस से क्या दूरी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है इसका 2। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हेलो बच्चों, इस थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, देखो हमें 2 लाइन्स दे रखी है, ठीक है, और हमें वो कंडीशन बतानी है जिस कंडीशन पे ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं होंगी। ठीक है, ये बहुत क्लियर है मेरे बेटा। देखो आपको पहले क्वेश्चन ढंग से समझ में आना चाहिए, फिर आपको उसको थ्योरी पता होनी चाहिए, फिर आप बहुत आसानी से कर दोगे। ठीक है, अब देखो बच्चों, हमारे पास अगर 2 लाइन्स पैरेलल नहीं होती हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या कंडीशन है, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, ये कंडीशन है। ठीक है, अब यहां पे देखो A1 की वैल्यू क्या है 3, ये A1 है। B1 की वैल्यू क्या है, अगर हम इसको B1 बोलें तो 2K। A2 की वैल्यू क्या है 2 और B2 की वैल्यू क्या है 5। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूट कर दो, A1 अपॉन A2 यानी 3/2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 2K अपॉन 5। ठीक है, यहां से हम इसको सॉल्व कर देंगे, K की वैल्यू आ जाएगी 15/4, यानी K की वैल्यू 15/4 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और कोई भी वैल्यू चल जाएगी, मगर K की वैल्यू 15/4 नहीं होनी चाहिए। अगर K की वैल्यू 15/4 आ जाएगी तो ये लाइन पैरेलल हो जाएगी। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि K की वो वैल्यू बतानी है जिसके लिए कि ये लाइन पैरेलल ना हो, तो इसका मतलब K की वैल्यू 15/4 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, 10th क्लास, इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है बेटा, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल जिसको किसी सर्कल पे सर्कमस्क्राइब करके बनाया गया है। ठीक है, ऐसे बनाया गया है, यानी सर्कल उसकी 4 साइडों को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। ठीक है, यानी आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो, हर साइड सर्कल पे टेंजेंट है। ठीक है बच्चों, और हमें क्या दे रखा है, BC की वैल्यू दे रखी है 7, CD की वैल्यू दे रखी है, AD की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, CD की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, AD की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, और हमें AB की वैल्यू निकालनी है। ठीक है बच्चों, तो इसमें जो की कंसेप्ट लगेगा वो ये लगेगा, देखो अगर कोई सर्कल है हमारे पास और एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम इस सर्कल पे 2 टेंजेंट खींच रहे हैं, एक्सटर्नल पॉइंट से इस सर्कल पे अगर हम 2 टेंजेंट खींच रहे हैं तो दोनों की लेंथ क्या होगी, बराबर होगी। अगर ये लेंथ y है तो ये लेंथ भी y होगी। ठीक है बच्चों, ये वाला कंसेप्ट हम यहां पे इंप्लीमेंट करेंगे। क्या करेंगे, अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे अगर 2 टेंजेंट खींच रहे हैं तो दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, अब इसी चीज को हम यहां पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है इनको हम अपनी सुविधा के लिए लिख देते हैं M, N, L और K। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब इसको एक बार हटा देता हूं। ठीक है बच्चों, अब देखो MB और NB, MB और NB दोनों क्या होंगे, इक्वल लेंथ के होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट B से इस सर्कल पे ये 2 टेंजेंट है। ठीक है, तो अपने कंफर्ट के लिए, ताकि हमें समझने में ज्यादा दिक्कत ना हो, तो हम इसको Y लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये पॉइंट हो गया Y और ये पॉइंट हो गया Y।
क्योंकि ये दोनों लेंथ क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ठीक है, अब उसी तरह से आप यहां पे आओ, NC इक्वल टू LC, और इसको हम X लिख देते हैं। NC इक्वल टू LC, सेम आर्ग्यूमेंट, एक्सटर्नल पॉइंट C से दो टेंजेंट हमने खींचे हुए हैं इस सर्कल पे, और दोनों की लेंथ क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो हम इसको X बोल देते हैं। ठीक है बच्चों, अब उसी तरह से यहां पे D, ठीक है, LD इक्वल टू KD, LD इक्वल टू KD, सेम आर्ग्यूमेंट, एक्सटर्नल पॉइंट D से दो टेंजेंट है जिनकी लेंथ इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, और इस लेंथ को हम बोल देते हैं, कुछ और सिंबल दे देते हैं यहां पे, Z बोल देते हैं, Z, ये इक्वल टू Z हो गया। ठीक है बच्चों, अब उसी तरह से यहां पे देखो, KA इक्वल टू MA, ठीक है, K इक्वल टू MA, इसको हम बोल देते हैं W, यानी KA इक्वल टू MA इक्वल टू W बोल देते हैं। ठीक है बच्चों, इसको हम W बोलते थे। देखो आपको ये डायग्राम समझ में आना चाहिए, क्लियर है। और अब हमें क्या निकालना है, हमें AB की लेंथ निकालनी है, यानी AB की हमें लेंथ निकालनी है। AB बोले तो हमें W प्लस Y की वैल्यू निकालनी है। W प्लस Y AB बना रहा है, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, देखो BC हमारे पास ये है Y प्लस X, और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 7। ठीक है, इक्वेशन 1। CD ये है, यानी X प्लस Z, और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 4। ठीक है, और AD ये रही, यानी हमारे पास है Z प्लस W। ठीक है, Z प्लस W, और उसकी वैल्यू भी हमें दे रखी है 3। ठीक है बच्चों, ये इक्वेशन का नाम देते हैं इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3। क्लियर है। अब हमें देखो ये तीन इक्वेशन इस हिसाब से सॉल्व करने हैं कि हमारे पास W प्लस Y की वैल्यू आ जाए। ठीक है, आप उसको सब्ट्रैक्ट करो या ऐड करो, जैसे मर्जी करो, आपको W प्लस Y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब देखो कैसे निकालते हैं, एक बार इसको हटा देता हूं। देखो बच्चों, अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट है W प्लस Y निकालना। ठीक है, तो W कहां पे है, थर्ड वाली इक्वेशन में, और Y कहां पे है, फर्स्ट वाली इक्वेशन में। तो यानी हम फर्स्ट इक्वेशन को और थर्ड इक्वेशन को पहले ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो हमने ऐड कर दिया, एडिंग 1 और 3। क्या आया मेरे बेटा, Y प्लस X प्लस Z प्लस W, ये लेफ्ट हैंड साइड में, इक्वल टू 7 प्लस 3 यानी 10। ठीक है, अब देखो हमें क्या चाहिए, W प्लस Y, W प्लस Y, तो W प्लस Y को तो हम अलग लिख देते हैं, और X प्लस Z को हम अलग लिख देते हैं, और ये इक्वल टू 10। ठीक है, और हमारे पास X प्लस Z की वैल्यू कितनी है, 4, तो W प्लस Y और X प्लस Z की वैल्यू क्या है, 4, ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया इक्वेशन 2 से, इक्वल टू 10। तो W प्लस Y की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, 10 माइनस 4, यानी 6 सेंटीमीटर हमारे पास आंसर आ गया। यानी हमारे पास AB की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आई हो तो आप उसे पूछ सकते हो। दोबारा एक बार अगर मैं ब्रीफ करूं कि इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, मेरे बेटा हमें एक क्वाड्रिलेटर दे रखा है, ठीक है, जो किसी सर्कल को सर्कमस्क्राइब करके बनाया हुआ है। पहले उसका मीनिंग समझना। इसका मीनिंग ये है कि क्वाड्रिलेटर की हर साइड इस सर्कल पे क्या है, टेंजेंट है। ठीक है, अब हमने की कंसेप्ट ये इस्तेमाल किया कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम दो टेंजेंट खींचते हैं सर्कल पे, तो दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, तो अब हमने इस क्वाड्रिलेटर को देखने का व्यू पॉइंट चेंज किया। हमने इस तरह से लिया कि जैसे एक्सटर्नल पॉइंट B है, यहां से दो टेंजेंट खींचे हमने, MB और NB।
ठीक है, तो दोनों की लेंथ बराबर होनी चाहिए, तो वाई वाई बोल दिया। सेम आर्गुमेंट हमने सब में किया, जो डाटा हमें दे रखा था उसकी हमने इक्वेशन लिख दी, हमें क्या रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हमने इक्वेशन को ऐड किया और फिर डाटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, तो सिंपल सब्स्टिट्यूशन से हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसमें कमेंट कर सकते हो। थैंक यू। टेंथ क्लास, इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है बेटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू एक्स दे रखी है, ठीक है, और हमें सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे। देखो हमें मालूम है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। ठीक है बच्चों, अब यहां पे हम एक आइडेंटिटी और इस्तेमाल करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, इसको यहां पे कर देता हूं। अब देखो बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और ये इक्वल टू क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, ये इक्वल टू क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। क्लियर है, यहां से हमारे पास सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। आप जैसा चाहो, जैसे कंफर्ट हो आप वैसे ले सकते हो। सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू आप चाहे तो ऐसे बोल दो, 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, आप दोनों में से जिसमें कंफर्ट हो आप लिख सकते हो, दोनों तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, अब देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, मैं एक्स दे रखी है, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स, यानी सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू कितनी आई, 1 अपॉन एक्स आई। ठीक है, तो बहुत सिंपल तरीके से क्वेश्चन हो गया मेरे बेटा। इसको करने के और भी तरीके हैं, बट दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड। ठीक है, होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसमें कमेंट कर सकते हो। हेलो बच्चों, 10th क्लास, देखो बच्चों ये क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, देखो हमें ए बी सी डी 4 ऑप्शन दे रखे हैं और हमें बताना है इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक नहीं है। ठीक है, तो हल्की सी थ्योरी पहले क्लियर कर लो। इन जनरल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है बच्चों, वो ये होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर हम इसको क्वाड्रेटिक बोलना चाहते हैं तो हमारे पास ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए, यानी एक्स स्क्वायर का कुछ ना कुछ कोफिशिएंट होना चाहिए, 0 कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। बाकी बी और सी 0 हो सकते हैं। ठीक है, ये आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। देखो बहुत छोटी सी थ्योरी है, बट आपको क्लियर होना चाहिए। देखो क्वेश्चन आया हुआ है इस पे भी। ठीक है, क्लियर है, आप देखो चेक कर लो। पहले अगर हम डी से ही देखें तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये बन गया हमारे पास एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो देखो एक्स स्क्वायर तो दोनों साइड से कट गया बच्चों। ठीक है, तो ये एक क्वाड्रेटिक नहीं है। जब इसमें एक्स स्क्वायर ही नहीं है तो क्वाड्रेटिक नहीं है, तो हमारा ऑप्शन डी ही सही है। क्लियर है, इसी तरह से हम बाकी ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं। एक बार चेक करते हैं। देखो ये सिंपल दिख गया था हमें। ठीक है, यहाँ पे सिंपल ऑब्जर्वेशन देखिए हमने, देखो एक्स स्क्वायर हो रहा है, उधर एक्स स्क्वायर हो रहा है, तो वो कट जाएगा। ठीक है, तो इसलिए डी हमारा क्वाड्रेटिक नहीं है। क्लियर है, अब एक बार सी को चेक करो। देखो सी के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, और x प्लस 1 की क्यूब हो जाएगी एक्स क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3x प्लस 1 प्लस x। ठीक है, तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब तो कट जाएगा। क्लियर है,
और ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो पूरा सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं है, खाली मैं आपको एक प्रैक्टिस के लिए आपको दिखा रहा हूं कि भाई इसमें एक्स स्क्वायर उधर को जाएगा तो 4x स्क्वायर हो गया, तो यहां भी एक्स स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल नहीं हुई है, यानी उसका कोफिशिएंट है, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक है। ठीक है, हमारा सी क्वाड्रेटिक है। क्लियर है? उसी तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको यहां पे सॉल्व कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 आगे है, और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर 1 प्लस 9x स्क्वायर माइनस 6x। ठीक है बच्चों, अगर यह माइनस 9x स्क्वायर है, इधर x स्क्वायर है, तो यहां भी x स्क्वायर का कोफिशिएंट कैंसिल नहीं हो रहा है, यानी x स्क्वायर इसमें भी प्रेजेंट है, इसलिए ये भी क्वाड्रेटिक है, b भी क्वाड्रेटिक है। ठीक है, और c भी क्वाड्रेटिक है। देखो ये स्क्वायर है तो ये लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, और राइट हैंड में हो जाएगा 2x प्लस 3, तो इसमें भी एक्स स्क्वायर प्रेजेंट है। तो बच्चों ए बी सी हमारी क्वाड्रेटिक है, जबकि डी हमारी क्वाड्रेटिक नहीं है। ठीक है, क्लियर है? होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर मैं आपको एक बार रिव्यू करूं इसकी थ्योरी का, वो ये है बेटा कि क्वाड्रेटिक हम तब बोलेंगे जब a इज नॉट इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्मेट है क्वाड्रेटिक का। क्वाड्रेटिक हम तब बोलेंगे जब a की वैल्यू 0 नहीं होगी। ठीक है, b और c की वैल्यू 0 हो सकती है। क्लियर है? तो कोई भी क्वेश्चन वो आपको दे सकता है जिसमें डाटा चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो आपकी थ्योरी बहुत क्लियर होनी चाहिए, देन यू आर एबल टू आंसर एनी क्वेश्चन। ठीक है, होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू। हेलो 10th क्लास। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, ओलंपिक्स की 5 रिंग्स दे रखी हैं। ठीक है, जो सर्कल के रूप में। क्लियर है? और वो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं ऐसे। क्लियर है? और हमें ये एरिया बताना है। ठीक है बच्चों, और हमें क्या दे रखा है कि जो कॉमन कॉर्ड यहां पे बन रही है, देखो एक जगह बना रही है, जो कॉमन कॉर्ड बन रही है वो 1 सेंटीमीटर दे रखी है। तो इस वाले सर्कल को मैंने यहां पे रीड्रॉ किया है। ठीक है, ताकि हमें थ्योरी समझाने में आसानी रहे। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो देखो ये ए बी, ये कॉमन कॉर्ड जो है, जब दो सर्कल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो जो कॉमन कॉर्ड है 1 सेंटीमीटर, ठीक है, उसको हमने यहां पे शो किया है। क्लियर है? अब देखो बच्चों, ये जो सर्कल दे रखे हैं इनका रेडियस भी 1 सेंटीमीटर है, ये हमें दे रखा है। क्लियर है? और हमें ये जो शेडेड पार्ट है, यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे, ये शेडेड पार्ट का एरिया चाहिए। ठीक है, देखिए पहले हम ये वाला पार्ट का एरिया निकालेंगे, इस वाले पार्ट का। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, माइनर सेगमेंट। ठीक है बच्चों, और फिर उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक जगह इस पोर्शन में 2 माइनर सेगमेंट, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2। ठीक है, तो जो हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया होगा, जो हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया होगा वो होगा 8 मल्टीप्लाइड बाई माइनर सेगमेंट। ठीक है बच्चों, तो इसमें मेन जो हमारा मैथमेटिकल वर्क होगा वो होगा एक माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना। ठीक है, यहां पे देखो इसका नाम दे देते हैं, ये ओ। देखो हमारे पास ट्रायंगल ए ओ बी हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एंगल कितने का होता है? 60 का होता है, इसलिए ये एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। ठीक है बच्चों, तो इसमें हमारे पास जो माइनर सेगमेंट होगा, यहां पे लिख देते हैं, जो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट होगा वो कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो ये ट्रायंगल बना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो माइनर सेक्टर का एरिया कैसे निकलता है?
थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है एरिया निकालने के लिए वो क्या होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, ए इज द साइड ऑफ ट्रायंगल, यहां पे ए इक्वल टू आर है, तो आप फॉर्मूला बन गया हमारे पास, थीटा की वैल्यू 60, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 60 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस √3/4 ए स्क्वायर। ए साइड क्या है इस ट्रायंगल की, 1 सेंटीमीटर, 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया पाई अपॉन 6 माइनस √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास एक माइनर सेगमेंट का एरिया आ गया। और ऐसे हमारे पास कितने माइनर सेगमेंट हैं, 8। ठीक है, क्लियर है। देखो एक यहां पे जो इंटरसेक्शन हो रहा है, दो सर्कल का जो यहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है, उस इंटरसेक्शन में दो आपके माइनर सेगमेंट बन रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास कितने हैं, ये 1 2 3 4 हैं, तो हमारे पास 8 बने। ठीक है, तो 8 मल्टीप्लाइड बाई जो हमारे पास एक माइनर सेगमेंट का एरिया आया, π/6 माइनस √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इसमें हमारा ऑप्शन डी इसमें मैच कर रहा है। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसमें कमेंट कर सकते हो। एक बार अगर हम ब्रीफ करें बच्चों, तो देखो क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, ओलंपिक्स रिंग दे रखी है जो आपस में सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, वो डायग्राम आपको दे रखा है। हमने क्या किया, सिमेट्रिसिटी का यूज किया। ठीक है, एक माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल लिया। माइनर सेगमेंट का एरिया कैसा निकलता है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, जो ट्रायंगल है यहाँ पे वो इक्विलेटरल आ जाएगा, क्योंकि जो हमें ए बी दे रखी, कॉर्ड दे रखी है वो भी 1 सेंटीमीटर है, और रेडियस जो दे रखा है सर्कल का वो भी 1 सेंटीमीटर है। क्लियर है, तो यहां से हमने एक माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल दिया। ठीक है, और हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया वो क्या है, 8 इंटू एरिया ऑफ 1 माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो 8 मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ 1 माइनर सेगमेंट कर दिया, तो इससे हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ गया, और हमारे गिवन ऑप्शन से, डी ऑप्शन से ये मैच कर रहा है। ठीक है बच्चों, होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें एरिया ऑफ द सर्कल बताना है दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, हमें उस सर्कल का एरिया बताना है जिसको इंस्क्राइब किया गया है एक स्क्वायर के अंदर जिसकी साइड 6 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, तो बहुत आसान है। एरिया ऑफ ए सर्कल यू नो वेरी वेल, एरिया ऑफ सर्कल πr²। ठीक है, अब देखिए यहां से यहां तक हमें कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर दे रखा है। इसका मतलब ये इतना सा पार्ट, यानी रेडियस इसका कितना आ जाएगा, 6/2 सेंटीमीटर, यानी 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो रेडियस की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 3 सेंटीमीटर। तो π3² यानी 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास एरिया आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 8 बताना है। ठीक है, क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ लेना। और 2 डाइस हमने टॉस करी है। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को हम कैसे प्रोसीड करेंगे, सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 निकालेंगे। ठीक है, 8 को गेट करने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है बच्चों, फिर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 8 निकालेंगे। क्लियर है। अब देखो बच्चों, जब हम 2 डाइस को टॉस करते हैं तो जो हमारे पास पॉसिबल आउटकम होते हैं बच्चों, पॉसिबल आउटकम कब, जब हम 2 डाइस को टॉस करते हैं, वो होते हैं 6/6, यानी 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 यानी 36।
ठीक है, यानी हमारे पास सैंपल स्पेस में टोटल नंबर ऑफ आउटपुट जो होंगे वो होंगे 36। ठीक है बच्चों, अब देखो हमारे पास 8 आने के कितने पेयर हो सकते हैं पॉसिबल, 8 हमारे पास कितने प्रकार से आ सकते हैं, 8 के लिए हमारे पास क्या क्या पेयर बन सकते हैं पॉसिबल, 5 3 एक पेयर ये बन गया, 3 5 दूसरा पेयर ये बन गया, 6 2 2 6 और 4 4। ठीक है, यही हमारे पास पॉसिबल आउटकम है किसके लिए, 8 के लिए। ठीक है बच्चों, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 को गेट करने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। ठीक है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हैं यहां पे 5। ठीक है, तो और टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं 36, तो 5 अपॉन 36। ठीक है बच्चों, 8 को गेट करने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमारे पास होगी 5 अपॉन 36। ठीक है, अब ये भी एक थ्योरी का पार्ट है, अगर किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी PA है तो उसके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 1 में से उसको माइनस कर देंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है 8 की वो आ चुकी है 5 अपॉन 36। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 8 क्या हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8। ठीक है, ये हो जाएगा, इसको मिटा देता हूं एक बार, ये हो जाएगा 1 माइनस 5 अपॉन 36, 36 माइनस 5 अपॉन 36, 31 अपॉन 36। ठीक है बच्चों, क्लियर है, होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसमें कमेंट कर सकते हो, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हेलो 10th क्लास, देखो बच्चों ये क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है 2 sin 5x इक्वल टू √3 और x के साथ भी कंडीशन दे रखी है कि x की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 0 डिग्री और लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। बच्चों देखो ये कंडीशन इसलिए दी हुई होती है कि आपको 10th में 0 और 90 के बीच में ही रहना है। ठीक है, एंगल माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक होते हैं, बट आपको कहां पे रहना है 0 से 90 के बीच में रहना है। ठीक है, तो देखो प्रोसीड करते हैं इसको, साइन 5x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास √3/2। ठीक है, और √3/2 किसकी वैल्यू होती है साइन 60 की वैल्यू होती है। ठीक है, आप कंपेयर कर लो इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को कंपेयर कर लो। साइन 5x की वैल्यू भी √3/2 है अगर इसको ब्रैकेट में ले हम, और साइन 60 डिग्री की भी वैल्यू √3/2 है, इसका मतलब 5x इक्वल टू क्या है 60 डिग्री। ठीक है, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 60/5 यानी 12 डिग्री। ठीक है बच्चों, क्लियर है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसमें कमेंट कर सकते हो। थैंक यू। हेलो बच्चों, देखो बच्चों ये क्वेश्चन भी सीबीएसई ने अपने 2025-26 के सैंपल पेपर में दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, 2 नंबर हैं उनका सम हमें दे रखा है 1215 और उनका एचसीएफ दे रखा है। ठीक है 81। हमें वो जो पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि कितने पॉसिबल ऐसे पेयर हो सकते हैं ए बी के जिनका सम 1215 हो और एचसीएफ 81 हो। ठीक है, तो बच्चों देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको थोड़ा थ्योरी आपको क्लियर करनी चाहिए। ठीक है, तभी आप इसको समझोगे। देखो देखो बच्चों एचसीएफ दे रखा है हमें 81, किसका ए और बी का। ठीक है, तो हम ए को ऐसे लिख लें 81 इंटू एक्स और बी को हम ऐसे लिख लें 81 इंटू वाई। देखो एचसीएफ मतलब होता है कि जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, और हमने ए को ऐसे लिख लिया 81 इंटू एक्स, क्योंकि 81 तो ए में भी कॉमन है बी में भी कॉमन है, और एक्स और वाई दो नंबर हैं जो आपस में को प्राइम है। ठीक है, को प्राइम मतलब
इनके बीच में केवल 1 ही कॉमन है, यानी केवल फैक्टर 1 कॉमन है, बाकी और कोई फैक्टर नहीं होगा, यानी x और y क्या है, को प्राइम नंबर है। ठीक है बच्चों, तो इससे जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो बहुत इजी मेथड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को समझो पहले कि हमने a नंबर को ऐसे लिख लिया 81 इंटू एक्स और b को ऐसे लिख लिया 81 इंटू वाई। क्लियर है? ठीक है, और x और y क्या है, को प्राइम नंबर है। ऐसे हम लिख सकते हैं क्योंकि हमें 81 क्या दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है। ठीक है, अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो आप इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो 81x प्लस 81y इक्वल टू है 1215। इसका मतलब x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 1215 डिवाइडेड बाई 81। ठीक है, देखो काट के देखो। ठीक है बच्चों, यानी हमारे पास x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 15 है। ठीक है बच्चों, और x y आपस में क्या है, को प्राइम नंबर है। क्लियर है? अब हमें इसी के बनाने पड़ेंगे पॉसिबल क्या पेयर बन सकते हैं, ये तो आपको मैन्युअली करना पड़ेगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला नहीं है, आपको सिंपल बेसिक नॉलेज से आपको इसको करना पड़ेगा। देखो 15 बनाने हमें दो नंबर जोड़ के सच दैट के वो नंबर आपस में क्या होने चाहिए, को प्राइम होना चाहिए। ठीक है, तो करो इसको, देखो कितने पेयर बन सकते हैं। देखो बच्चों, अब हमें पॉसिबल पेयर बनाने हैं। ठीक है, तो देखो कोई पेयर आपसे छूट ना जाए, इसके लिए आपको थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से डाटा लेना होता है। आप ऐसे लो, सबसे पहले इधर की साइड लो 1 लो। ठीक है, तो 1 के साथ क्या पॉसिबल हो सकता है, 14 हो सकता है, ये 15 बन गया। ठीक है, और ये हमारा ओके पेयर है क्योंकि 1 और 14 के आपस में को प्राइम है। ठीक है, अगला लो आप 2 लो, 2 के साथ आप क्या लोगे, 13, तो 2 और 13 भी आपस में को प्राइम है, तो ये भी हमारा ओके पेयर बन गया। ये इधर से नंबर हम इंक्रीज करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, तो कितने पॉसिबल पेयर बन सकते हैं आप बहुत इजीली बना सकते हो और कोई पेयर आपका मिस नहीं होगा। ये 3 हो गया, 3 प्लस 12, 3 और 12 में मेरे बेटा 3 कॉमन आ जाएगा, ये को प्राइम नहीं है तो इसलिए हमने इसको हटा दिया है। ठीक है, अगला लो 4 प्लस 11, यस ये भी 15 है, इसको हम ओके करेंगे। ठीक है, अगला लो 5 प्लस 10, 5 प्लस 10 में 5 कॉमन है इसलिए इसको नहीं लेंगे। ठीक है, अगला लो 6 प्लस 9, इसमें भी 3 कॉमन है तो हम इसको भी नहीं लेंगे, 6 प्लस 9 को भी नहीं लेंगे। ठीक है, अगला 7 प्लस 8, यस इसको ले लेंगे, 7 और 8 में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगला 8 प्लस 7 ही आ जा रहा है, यानी ये तो आप रिपीट हो रहा है। देखो 8 प्लस 7 रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये कोई नया पेयर नहीं है, देखो ये कोई नया पेयर नहीं है। यू गॉट इट ना? ठीक है बच्चों, तो हमारे पास इतने ही पेयर पॉसिबल है। तो क्या ऑप्शन आया हमारे पास, 4 पेयर पॉसिबल है इसके। ठीक है, क्लियर है? देखो ये थोड़ा मैनुअल कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। क्लियर है? इसकी थ्योरी भी आपको समझनी पड़ेगी। क्लियर है बच्चों? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसमें कमेंट कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं एक बार ब्रीफ करूं इसको, तो हमें क्वेश्चन दे रखा है कि 2 नंबर हैं, उनके सम दे रखे हैं, आपको एचसीएफ दे रखा है। ठीक है, 2 नंबर को हमने इस तरह से लिखा हुआ है ए और बी को, यहां से हमारे पास x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 15। अब हमें x और y क्या हो गया हमारे पास, को प्राइम नंबर हैं, इन्हीं के हमने पॉसिबल पेयर बनाए, मैन्युअली बनाए। ठीक है, और हमने वो पेयर गिन लिए जो पॉसिबल हैं। क्लियर है? और वही हमारा आंसर हो गया। ऐसे हमारे पास 4 पेयर पॉसिबल है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। टेंथ क्लास, देखो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, एक राइट सर्कुलर कॉन दे रखा है। ठीक है, उसका बेस का एरिया दे रखा है 51 सेंटीमीटर स्क्वायर, वॉल्यूम दे रखा है 85 सेंटीमीटर स्क्वायर और हमें हाइट निकालना है। ठीक है बच्चों, तो देखो प्रोसीड करते हैं इसको। हमें मालूम है वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों
जो कोन होता है हमारा वो इस तरह से होता है, नीचे सर्कल होता है, ठीक है। और सर्कल का एरिया वी नो पाई आर स्क्वायर। हम इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हैं 1/3 एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस। देखो पाई आर स्क्वायर सर्कल है ना, और यही इस कोन का बेस है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब डाटा सब्स्टिट्यूट कर दो, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना दे रखा मैं 85, यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है, सारे सेंटीमीटर में ही दे रखे हैं, इंटू 1/3 एरिया ऑफ बेस कितना दे रखा है 51, और हमें हाइट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हमारे पास हाइट निकल जाएगी, जो करता है उसको काट दें, हाइट की वैल्यू आ जाएगी 85 डिवाइडेड बाई 17, यानी 5 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास हाइट कितनी आ जाएगी इस कोन की 5 सेंटीमीटर। क्लियर है? होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर हम इसको एक बार ब्रीफ करें आपको, तो हमने क्या किया, जो फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ कोन को उसको बेस की टर्म में लिखा है, ठीक है, और सिंपल वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है, जहां से हमारा आंसर आ गया। होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, ठीक है बच्चों, और एक कंडीशन और दे रखी है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जीरोज इक्वल है, यानी अल्फा इक्वल टू बीटा है, ठीक है बच्चों। और हमें 4 ऑप्शन पूछे गए और उसमें से हमें बताना कि क्या पॉसिबल हो सकता है, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, अगर हमारे जीरोज इक्वल हैं तो उसके लिए कंडीशन ये होती है b² - 4ac = 0, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, b² एक स्क्वायर टर्म्स है जो हमेशा पॉजिटिव होगी, क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी, ठीक है। और आपको माइनस करना है, 4 तो पॉजिटिव है, a और c, देखो a और c आपस में मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव ही आना चाहिए, तभी तो ये कुछ माइनस होगा यहां पे। क्लियर है आपको? ठीक है। अगर a c के अपोजिट साइन हो जाएंगे, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो जाएगा, तो ये सारी क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगी, फिर ये जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो इसको जीरो होने के लिए a और c के साइन क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, या तो वो दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो, तभी ये पूरी क्वांटिटी क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। तो इसमें डी ऑप्शन सही है, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू। हेलो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, एक एपी दे रखी है बच्चों, ठीक है। वो एपी में हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 60, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हमारे पास 60, ठीक है। और हमें लास्ट के 10 टर्म्स का सम निकालना है, यानी हमें क्या करना है, A60, A59, A58, इस तरह से आप ले चलोगे, कहां तक ले चलना है, A51 तक, ठीक है। ये हमें निकालना है, लास्ट के 10 टर्म्स का सम निकालना है, ठीक है बच्चों। तो इसको करने के 2 तरीके हैं, दोनों तरीका आपसे डिस्कस करता हूं, ठीक है। पहले एक तरीके से देखो, देखो बच्चों, हमें लास्ट के 10 टर्म्स मतलब ये चाहिए हमें, क्लियर है। और ये हमें कैसे निकलेगा, ये हमें निकलेगा 60 टर्म के सम में से 50 टर्म का सम माइनस कर दो, तो इससे हमारा ये आंसर निकल जाएगा। देखो लास्ट के 10 टर्म्स मतलब इतने ही टर्म्स हैं, 51 से 52, 53 से लेकर 60 तक, ठीक है। आप पहले देखो फॉर्मूले को समझना, आप ऐसे समझ लो, S60 का मतलब क्या हो गया, A1 A2 से लेकर 60 तक ऐड करने आपको, ठीक है। और S50 का मतलब क्या हो गया, A1 A2 से लेकर आपको 50 तक ऐड करने हैं, ठीक है बच्चों। तो दोनों को अगर हम माइनस कर दें
तो हमारे पास रिक्वायर्ड टर्म्स आ जाएंगे, ठीक है। तो हमें यही निकालना है, क्लियर है। हम क्या करेंगे, 60 टर्म के सम में से 50 टर्म का सम माइनस कर देंगे, क्लियर है। चलो करते हैं अब इसको मिटा देता हूं। अब इस एपी में देखो बच्चों, फर्स्ट टर्म कितनी है हमारे पास 8 और कॉमन डिफरेंस कितना है 2, ठीक है। तो S60 की वैल्यू निकाल लो। सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है, ठीक है। सम ऑफ 60 टर्म में n की वैल्यू क्या है 60/2, a की वैल्यू क्या है 8 फर्स्ट टर्म, n की वैल्यू क्या है 60 -1, इस फॉर्मूले में हम डाटा पुट कर रहे हैं, और d की वैल्यू क्या है 2, ठीक है। ये हो जाएगा 30 16 59 इंटू 2, 30 16 30 इंटू 134 40 20, ठीक है बच्चों। यानी हमारे पास S60 की वैल्यू आ गई 4020, ठीक है। अब उसी तरह से हमें S50 की भी वैल्यू निकालनी है। इसको एक बार रब कर देता हूं। S50 की वैल्यू भी सेम फॉर्मूले में हम पुट करेंगे, 50/2 2 इंटू 8 प्लस n की वैल्यू 50 -1 d की वैल्यू 2, 25 16 49 इंटू 2, 25 16 25 14 28 50, ठीक है बच्चों। यानी हमारे पास S50 की वैल्यू भी आ गई है 2850, ये हमारे पास S50 की वैल्यू भी आ गई है, ठीक है। अब हमें रिक्वायर्ड डाटा चाहिए, ठीक है। अब इसमें सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, इसको भी मिटा देता हूं। अब हमें S60 माइनस S50 की वैल्यू चाहिए। S60 की वैल्यू कितनी है 4020 और S50 की वैल्यू कितनी है 2850, ठीक है, 1170, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे लास्ट 10 टर्म्स का सम आ गया इस एपी का, ठीक है बच्चों। हमने देखो पहले थ्योरी को समझना ढंग से। अगर इस पार्ट को मैं ब्रीफ करूं तो हमने क्या किया, पहले तो क्वेश्चन को समझा, हमें लास्ट 10 टर्म्स का सम चाहिए, ठीक है। तो 10 टर्म्स का सम हमें कैसे मिलता है, ऐसे मिलता है, ठीक है। फिर हमने S60 की वैल्यू निकाली, फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करके S50 की वैल्यू भी निकाल दी और हमारा सॉल्यूशन आ गया, ठीक है बच्चों। ये है एक तरीका। अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से करते हैं। अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका है, ठीक है। वो ये तरीका है, देखो पहले क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है कि लास्ट के 10 टर्म्स का सम चाहिए, ठीक है। तो हम एपी को उल्टा करके लिख देते हैं, यानी पहले 60 वाली टर्म्स लिख देते हैं, फिर 59 वाली टर्म लिख देते हैं, इस तरह से हम लिखते हैं, ठीक है। इस एपी को, इस वाले एपी को रिवर्स करके लिखा है हमने। और इस एपी में अब हमें कितने टर्म का सम चाहिए, 10 टर्म का सम चाहिए, ठीक है। तो यहां पे हमें क्या चाहिए होगा, सबसे पहले फर्स्ट टर्म चाहिए होगा। जो इस एपी का लास्ट टर्म है वो इस वाली दूसरी वाली एपी का, जिसको हमने रिवर्स करके बनाया, उसका क्या है, फर्स्ट टर्म है, ठीक है। तो इसके पहले लास्ट टर्म निकाल लो। nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। हमें कौन सी टर्म निकालनी है, 60 टर्म निकालनी है। फर्स्ट टर्म क्या है इसकी 8, n की वैल्यू क्या है 60 और d की वैल्यू क्या है 2, 8 प्लस 59 इंटू 2, 8 126,
ठीक है बच्चों, 126 इसकी लास्ट टर्म है, जो इस एपी के जो हमने रिवर्स करके एपी बनाया उसकी क्या है, फर्स्ट टर्म है। क्लियर है। अब इस एपी का देखो, इसकी लास्ट टर्म आ गई हमारे पास, यानी जो इसकी फर्स्ट टर्म बनी है इसको आप A1 बोल सकते हो, 126। ठीक है, अगली टर्म क्या होगी, आपको दो दो कम करते हुए जाना है। ठीक है, 124 इस तरह से। तो आपको इन टर्म्स में 10 टर्म्स का सम ऐड करना है। ठीक है बच्चों, अब इस एपी के लिए जो डाटा होगा, ए की वैल्यू यानी फर्स्ट टर्म की वैल्यू हमारे पास कैपिटल ए लिख लो, फर्स्ट टर्म की वैल्यू आई हमारे पास 126, कॉमन डिफरेंस कैपिटल डी से हम इसको डिनोट कर रहे हैं, ये आ जाएगा -2। ठीक है, अब हमें सम ऑफ 10 टर्म्स चाहिए। फॉर्मूला सेम होगा हमारे पास, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, सिंबल से थोड़ा चेंज किए ताकि आपको उस वाले एपी में और इस वाले एपी में थोड़ा डिफरेंस पता चले। ठीक है, आप सिंपल सब्स्टिट्यूट कर दो, n की वैल्यू 10 है, 10/2, a की वैल्यू 126, 10-1 और d की वैल्यू -2। ठीक है, इसको मिटा देता हूं, एक बार कैलकुलेशन कर देते हैं। ये हो जाएगा 5, इसको मल्टीप्लाई कर दो 252 और ये हो जाएगा -18। 5 इंटू 234 1170 आया। ठीक है बच्चों, इस मेथड से भी हमारा आंसर सेम आया। ठीक है, देखो मैथ की एक खूबी होती है, आप किसी भी मेथड से कीजिए आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमने दो तरीके से किया बच्चों, एक पहला वाला मेथड था, दूसरे वाले मेथड में हमने क्या किया कि हमने एपी को रिवर्स करके लिख लिया। ठीक है, और रिवर्स करने पे हम जो क्वेश्चन को देखने का हमारा व्यू पॉइंट है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन बन गया कि जो रिवर्स किए हुए एपी है उसके हमें 10 टर्म्स का सम चाहिए, और हमने उसके फर्स्ट टर्म निकाली रिवर्स की हुई एपी की, और सिंपल फॉर्मूले में हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है बच्चों, होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू। टेंथ क्लास, ये क्वेश्चन भी देखो सीबीएसई ने अपने सैंपल पेपर में दे रखा है 2025 में। ये हमें एक एपी दे रखी है और इस एपी का हमें मिडल टर्म बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता होनी चाहिए कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। हमें लास्ट टर्म दे रखा है यानी ए एन की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, हमें फर्स्ट टर्म दे रखा है, नेक्स्ट टर्म भी दे रखा है, तो यहाँ से हम कॉमन डिफरेंस बता सकते हैं दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स को माइनस करके, हायर माइनस लोअर, 13 - 6 यानी 7। अब हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालने, तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है nth टर्म का वो ये होता है an = a + n-1 इंटू डी। ठीक है, nth टर्म कितनी है 230, फर्स्ट टर्म कितनी है 6, n-1 डी की वैल्यू क्या है 7, 6 को माइनस करो 224 n-1 इंटू 7, n-1 की वैल्यू आ जाएगी 224 डिवाइडेड बाई 7 और n की वैल्यू आ जाएगी 32 + 1 यानी 33। ठीक है बेटा, यानी n की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 33, यानी टोटल कितने टर्म्स हैं 33 टर्म्स हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों मिडिल टर्म कैसे निकलेगी। अगर हमारे पास n की वैल्यू ऑड होती है, n की वैल्यू ऑड होती है तो मिडिल टर्म हम ऐसे निकालते हैं, उसमें 1 ऐड कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। ये कब है, जब n की वैल्यू ऑड होती है। ठीक है, इस केस में n की वैल्यू क्या है ऑड है हमारे पास, तो मिडिल टर्म कौन सी टर्म होगी n+1/2th टर्म, ये हमारे पास मिडिल टर्म होगी, यानी 33 + 1/2 ये वाली टर्म मिडिल टर्म होगी। 34/2 यानी 17th टर्म निकालनी है हमें। ठीक है,
17 टर्म हमारी मिडल टर्म होगी। ठीक है बच्चों, अब उसकी कैलकुलेशन कर देते हैं। सेवनटीन टर्म निकालनी हमें, a प्लस n माइनस 1d, फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा nth टर्म का। 17 टर्म निकालनी है हमें, a की वैल्यू 6 है, n की वैल्यू 17 है, -1 और d की वैल्यू 7 है। 6 प्लस 16 इंटू 7, ठीक है, 6 प्लस 1 1 12 यानी 118। ठीक है बच्चों, यानी जो हमारे पास मिडिल टर्म होगी वो 17 टर्म है और उसकी वैल्यू कितनी है, 118 है। ठीक है, 118 है। ठीक है, ठीक है बच्चों, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसमें कमेंट कर सकते हो। देखो 10th क्लास, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है मेरे बेटा, इस इक्वेशन के जीरोस निकालने हैं और जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो इसको जीरोस निकालने के मेरे बेटा दो मेथड है, एक तो अल्फा बीटा और एक लीनियर फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो आप दोनों से देखो इसके जीरोस कैसे निकालते हैं। पहले हम लीनियर फैक्टराइजेशन से इसके जीरोस निकालेंगे और कोफिशिएंट को वेरीफाई करेंगे। सेकेंड मेथड में हम इसको अल्फा बीटा से इसके जीरोस निकालेंगे। ठीक है, जीरोस किसी भी मेथड से निकालोगे आप एक ही निकलेंगे। ठीक है बच्चों, तो पहला मेथड देखो लीनियर फैक्टराइजेशन। वैसे क्वेश्चन में उसने हमें ये नहीं बोला है कि हमें कैसे उसके जीरोस निकालने हैं, कौन से मेथड से उसके जीरोस निकालने हैं। तो दोनों मेथड आपके सही हैं, चाहे तो आप लीनियर फैक्टराइजेशन से कर लो, चाहे तो आप अल्फा बीटा से कर लो। ठीक है, तो हम अभी पहले इसको लीनियर फैक्टराइजेशन से कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, देखो प्रोसीड करते हैं इसको। 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2√2x प्लस √2 इक्वल टू 0। लीनियर फैक्टराइजेशन से बहुत आसानी से हो जाएगा। यहां पे x कॉमन लिया, 2x माइनस 1, और यहां पे हमने माइनस √2 को कॉमन लिया, तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। x माइनस √2, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ गई √2 और 1/2। ठीक है, यानी जो इसके रूट्स आए वो आए √2 और 1/2। यहां पे लिख लो अल्फा की वैल्यू √2 और बीटा की वैल्यू 1/2। आप किसी को भी अल्फा किसी को भी बीटा मान सकते हो। ठीक है, क्लियर है। अब कोफिशिएंट और रूट के बीच में जो रिलेशन है उसको वेरीफाई कर देते हैं। ठीक है, इसको एक बार मिटा देता हूं। पहले इसमें से ABC को आइडेंटिफाई कर लो। A की वैल्यू x स्क्वायर के आगे यानी 2, B की वैल्यू x के आगे विद साइन यानी -1 प्लस 2√2 और C की वैल्यू √2। ठीक है, अब हमारे पास क्या है रिलेशन, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है, -b/a। ठीक है, माइनस b की वैल्यू क्या है, -1 प्लस 2√2 अपॉन a की वैल्यू क्या है 2। तो ये आ गया हमारे पास, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 2√2 अपॉन 2। ठीक है, अब देखो ये आया हमारे पास कोफिशिएंट से आंसर। तो क्या अल्फा और बीटा को ऐड करके भी यही आ रहे हैं, एक बार इसको वेरीफाई कर देते हैं। देखो अल्फा की वैल्यू है √2 और बीटा की वैल्यू है 1/2। ठीक है, एलसीएम लीजिए, 2√2 प्लस 1 अपॉन 2, यानी आप इसको ऐसे आगे पीछे लिख सकते हैं। यस, ठीक है, तो ये अल्फा प्लस बीटा के लिए हमने वेरीफाई कर लिया। क्लियर है। अब हम किसके लिए वेरीफाई करें, अल्फा इंटू बीटा के लिए। एक बार मिटा देता हूं। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है बेटा, c/a। c की वैल्यू क्या है √2 और a की वैल्यू क्या है 2। ठीक है, ये कोफिशिएंट से आई है। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो अल्फा और बीटा की। अल्फा की वैल्यू है √2 और बीटा की वैल्यू है 1/2 यानी √2/2। यस, ठीक है, इस क्वेश्चन में हमने पहले रूट्स निकाले,
फिर हमने कोफिशिएंट और रूट के बीच का रिलेशन भी वेरीफाई कर लिया। ठीक है बच्चों, ये था बड़ा सिंपल तरीका जिसको हमने लीनियर फैक्टराइजेशन से कर दिया। अब हम इसको अल्फा बीटा से भी कर सकते हैं। ठीक है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, थोड़ा समझना उसको क्वेश्चन को। ठीक है मेरे बेटा, देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को एक मेथड से तो आपको बता दिया है, इसके रूट निकालना लीनियर फैक्टराइजेशन से, और उससे बड़ी आसानी से निकल गए। ठीक है, एक और मेथड है आपका अल्फा बीटा। आप अल्फा बीटा से भी इसके रूट निकाल सकते हो। हालांकि अल्फा बीटा से निकालने में ये इसकी कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। ठीक है, तो आप उसको समझना पहले। ठीक है बच्चों, इस इक्वेशन में पहले तो हम ABC को पहचाने। A की वैल्यू है 2, B की वैल्यू है -1 + 2√2 और C की वैल्यू है √2। ठीक है, अब हमें अल्फा की जो वैल्यू होती है वो होती है -b + √d/2a, और बीटा की वैल्यू होती है -b - √d/2a। किसी को भी आप अल्फा बीटा बोल सकते हो। ठीक है, और वेयर d की वैल्यू क्या होती है b² - 4ac। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम d को कैलकुलेट करते हैं। इसमें डिस्क्रिमिनेंट b², b क्या है ये -1 + 2√2 का होल स्क्वायर -4ac। a की वैल्यू क्या है 2 और c की वैल्यू क्या है √2। 1 + 8 + 4√2 -8√2 यानी 9 - 4√2। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई। अब देखो बच्चों, ये जो इस फॉर्मूले में अगर हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू डालें तो ये अंडर रूट में आ जाएगा। तो हमें ये जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ रही है इसको थोड़ा एक सूटेबल फॉर्मेट में लिखना होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पहले d की वैल्यू लिख देते हैं। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आई है हमारे पास 9 - 4√2। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मेट चेंज कर रहे हैं। देखो 9 - 4√2। ठीक है बच्चों, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 - 2√2 का होल स्क्वायर। देखो a - b का होल स्क्वायर, अगर आप इसको ओपन करोगे तो हमारे पास आएगा 1 का स्क्वायर + 2√2 का होल स्क्वायर -2 × a × b। b की वैल्यू क्या है 2√2। 1 + 8 - 4√2 यानी 9 - 4√2। ठीक है बच्चों, यानी हम 9 - 4√2 को ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, अब देखो बच्चों, अगर हमने देखो डिस्क्रिमिनेंट का हमने फॉर्मेट चेंज कर दिया। अब अल्फा और बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अल्फा की वैल्यू हमने क्या बोला है -b + √d/2a। ठीक है, -b की वैल्यू क्या है ये माइनस लगाया फॉर्मूले का, और b की वैल्यू ये पूरी है 1 + 2√2। ठीक है, प्लस √d की वैल्यू क्या है 1 - 2√2 का होल स्क्वायर अपॉन 2a। a की वैल्यू क्या है 2। ठीक है बच्चों, आप इसको सॉल्व कर दो। माइनस इंटू माइनस प्लस यानी 1 + 2√2। ये स्क्वायर है पूरा, तो एक ब्रैकेट बाहर रह जाएगी यानी +1 - 2√2 अपॉन 4। प्लस माइनस कट जाएगा 2/4 यानी 1/2। ठीक है, यानी अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 1/2। ठीक है बच्चों, अब इसी तरह से हम बीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अब देखो बीटा की वैल्यू क्या बोली है हमने -b - √d/2a। b की वैल्यू क्या है -1 + 2√2 माइनस d की वैल्यू क्या है 1 - 2√2 का होल स्क्वायर अपॉन 2a यानी 4। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 1 + 2√2। एक ब्रैकेट बाहर रह जाएगी। ये देखो इसको ब्रैकेट में ही लेना आप, नहीं तो आपसे साइन की मिस्टेक होने के चांस बन जाते हैं। ठीक है बच्चों, 1 - 2√2
अपॉन 4, 1 प्लस 2√2, माइनस से मल्टीप्लाई किया, -1 प्लस 2√2 अपॉन 4 प्लस 1 -1 कट जाएगा, 4√2 अपॉन 4 से 4 कट जाएगा यानी √2। ठीक है, यानी बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, √2 आई है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। देखो रूट तो हमारे वही हैं, रूट तो हमारे सेम आए हैं, क्लियर है। इन रूट्स के लिए कोफिशिएंट का और रूट का रिलेशन पहले ही वेरीफाई कर चुके हैं, तो आप बार बार करने की जरूरत नहीं, आप वीडियो के पहले वाले पार्ट में देख लेना। तो होप सो आपको समझ में आया होगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, थैंक यू। हेलो 10th क्लास स्टूडेंट, देखो बच्चों ये क्वेश्चन सीबीएसई ने 2025 और 26 के लिए अपने सैंपल पेपर में दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को समझ लो, और मेंसुरेशन के जो क्वेश्चन होते हैं उनके जो डायग्राम होते हैं वो आपके दिमाग में भी बनने चाहिए बच्चों, तभी आप इनके सॉल्यूशन को बहुत सही ढंग से समझ पाओगे। ठीक है, तो गिवन क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है मेरे बेटा, हमें एक सॉलिड राइट सर्कुलर कौन दे रखा है, सॉलिड है ये। ठीक है, इसकी हाइट दे रखी है 6 सेंटीमीटर और रेडियस है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके बेस से हमने एक सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर को, कैविटी है ये, ठीक है, एक सिलेंडर की कैविटी है, इस कैविटी को हमने निकाला है यहां से बेस से, और जो ये सिलेंडर निकाला है हमने, इसका जो बेस का रेडियस है वो आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर और हाइट 3 सेंटीमीटर दे रखी है। मगर जो इसका बेस का सेंटर है, जो इस सिलेंडर का बेस का सेंटर है और इस कोन का सेंटर है, इस कोन के बेस का सेंटर है, दोनों क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे। ठीक है, यानी सेंटर एक ही है, कंसेंट्रिक है ये। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए बहुत सही ढंग से, तभी आप उसको समझोगे। अब हमने यहाँ पे ये सिलेंडर को बना दिया है और इस सिलेंडर को हमें कर्व आउट करना है, यानी हमें बाहर निकालना है इस सिलेंडर को। ठीक है बच्चों, यानी ये जो आपको दिख रहा है मेरे बेटा, ये खोखली जगह है नीचे बेस से। ठीक है, और अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इस रिजल्टिंग स्ट्रक्चर की हमें बतानी है। ठीक है, तो हम इसको प्रोसीड करते हैं। देखो आप पहले, मैं इसका थोड़ा सा आपको डायग्राम पहले समझाते हुए चलता हूं बच्चों। ठीक है, ये एक्चुअल डायग्राम है, इसको थोड़ा सा रफ में भी एक डायग्राम आपको समझाते हुए चलता हूं, तभी आपको सॉल्यूशन समझ में आएगा। देखो इसी का एक मिनिएचर फॉर्म मैं यहां पे बना देता हूं, ये रहा, देखो ये हमारे पास कोन है, तो इस कोन का सबसे पहले तो हमें ये बाहर का एरिया, देखो ये बाहर का एरिया जिसको कि हम CSA बोलते हैं, ठीक है, वो निकाल देते हैं। यानी जो हमारे पास CSA होगा, CSA कर्व सरफेस एरिया, वो होता है πr/l। ठीक है, L के हमारे पास स्लैंट हाइट, ये है हमारे पास स्लैंट हाइट। ठीक है बच्चों, कुछ आप नाम डालना चाहो तो डाल सकते हो, ABC। ठीक है, अब देखो स्लैंट हाइट की कैलकुलेशन कर रहे हैं इन ट्रायंगल ABC। ABC ट्रायंगल में देखो पाइथागोरस थ्योरम को हम अप्लाई कर रहे हैं, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर। BC का स्क्वायर यानी हमें BC कितना दे रखा है, जो कि रेडियस के बराबर है 12 का स्क्वायर, और AB क्या हमारे पास हाइट है, इस कोन की हाइट दे रखी है। ठीक है, और हाइट की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर, इक्वल टू क्या होगा, AC का स्क्वायर। 144 प्लस 36 इक्वल टू AC का स्क्वायर, यानी AC की वैल्यू आ जाएगी √180 सेंटीमीटर। ठीक है, आप चाहे तो आप इसको रूट से बाहर निकाल दो,
6√5 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है बच्चों, 6√5 सेंटीमीटर आ गई। यानी जो हमारे पास स्लेंट हाइट है उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 6√5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास इस स्ट्रक्चर का, ये देखो, ये इसी का एक दूसरा रूप मैंने आपको यहां पे समझाया। ये जो बाहर का एरिया है जिसको कि हम CSA बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया, वो आ गया हमारे पास। ठीक है, तो पाई की वैल्यू डालनी नहीं है क्योंकि हमें उसने क्वेश्चन में बोला है कि आपको आंसर में पाई के टर्म्स में देना है। आर की वैल्यू डाल दो। रेडियस कितना है इसका? 12 सेंटीमीटर। और एल की वैल्यू कितनी आई? 6√5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 72√5 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये तो हमने इसके बाहर का एरिया निकाला है, CSA निकाला है। ठीक है, अब देखो, इसको एक बार मिटा देता हूं। अब देखो बच्चों, अब इस स्ट्रक्चर को आप इसको उल्टा करके देखो। ठीक है, ऐसे हमने इसको देखा, देखो, तो यहां पे ये तो होल हो गया क्योंकि यहां से जो सिलेंडर, ये तो हमने सिलेंडर निकाला है ना यहां से, तो ये तो होल हो गया। तो अभी जो हमें एरिया निकालना होगा वो अभी ये वाला एरिया निकालना होगा। ठीक है, यानी ये वाला एरिया, ये वाला एरिया। ठीक है बच्चों, और ये वाला एरिया कैसे निकलेगा हमारे पास? बड़े सर्कल के एरिया में से छोटे सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे। ठीक है, एरिया ऑफ बेस ऑफ स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर हमें दिया गया है सॉलिड स्ट्रक्चर, उसके बेस का क्या एरिया होगा? पाई आर स्क्वायर। कैपिटल आर हमने बड़े सर्कल का रेडियस माना है, कैपिटल आर हमने बड़े सर्कल का रेडियस माना है, तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, छोटे सर्कल का एरिया। पाई की वैल्यू कॉमन ले लो, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कैलकुलेशन कर रहे हैं, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। पाई कैपिटल आर की वैल्यू हमें दे रखी है 12 और स्मॉल आर की वैल्यू है 4। 12 प्लस 4, 12 माइनस 4। पाई इंटू 16 इंटू 8, 128 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। 128 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? तो ये एरिया हमारे पास कौन सा आया है? बेस का एरिया आया है अभी। ठीक है बच्चों, क्लियर है? ठीक है, इसको रब कर देते हैं। इस एरिया, इस डाटा को हम कहीं पे लिख देते हैं, यहां पे लिख देते हैं। यानी जो बेस का एरिया आया हमारे पास वो कितना आया? 128 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये भी हमारे पास डाटा है जो हमें लास्ट में ऐड करना होगा। इसको भी रब कर देते हैं। ठीक है बच्चों, अब हमने बेस का निकाल दिया। अब देखो बच्चों, यहां जो बेस था हमारे पास, देखो ये जो बेस था, ठीक है, अब देखो यहां पे नीचे को एक सिलेंडर बन गया है, यहां पे नीचे एक सिलेंडर बन गया है। ठीक है, ये कौन तो ऐसे जा रहा है, देखो ये कौन तो हमारा ऐसे जा रहा है। ठीक है, उसी को उल्टा करके देखा हमने। अब देखो हमें जो एरिया निकालना होगा, एक तो ये एक सर्कल बन गया हमारे पास। ठीक है, क्लियर है? और दूसरा हमारे पास ये कर्व्ड, ये बेटा ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया बनेगा सिलेंडर का, ये चाहिए होगा हमें। क्लियर है? ठीक है, जो हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया है सिलेंडर का, वो हमें चाहिए होगा। ठीक है बच्चों, देखो आप पहले, वही मैंने आपको बोला कि देखो बच्चों, पहले आपको स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। ठीक है, जब आपने इसमें से ये सॉलिड पार्ट निकाल दिया है तो ये खोखला रह गया ना, खोखला। ठीक है, यानी होलो रह गया ना। जो आपने सिलेंडर निकाला है उसकी जो कर्व सरफेस एरिया, वो एरिया आपको चाहिए होएगा ना। ठीक है, तो आप इसके कर्व सरफेस एरिया को निकाल दोगे। ठीक है बच्चों,
तो अब इसकी कैलकुलेशन करनी है, यानी हमें क्या चाहिए अब, अगर ये सिलेंडर को इसके साथ सिंक करें तो एक तो ये वाला एरिया चाहिए, दूसरा हमें कर्व सरफेस एरिया चाहिए, ठीक है। और ये नीचे से तो होल है, ये वाला होल पार्ट है, ठीक है, खाली पार्ट है, ये वाला एरिया नहीं चाहिए। तो और कौन सा एरिया चाहिए हमें, का एरिया पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, ठीक है बच्चों। ये और हमें इतना एरिया कैलकुलेट करना है। यहां पे पाई आर को आप कॉमन ले लो, यहां पे आर बच गया, पाई आर कॉमन ले लिया तो 2h यहां पे रह गया, ठीक है। पाई की वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट भी करनी है, रेडियस की वैल्यू 4 है और h की वैल्यू हमें 3 दे रखी है, 4 पाई 6 प्लस 4 10 40 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास ये जो सिलेंडर यहां पे नीचे बना था उस सिलेंडर का एरिया आ गया, ठीक है। क्लियर है आपको। आप चाहे तो इसको ऐसे भी कंसीडर कर सकते थे कि खाली हमें इसके बेस का एरिया हम निकाल देते, क्योंकि देखो ये वाला एरिया तो हमें ऊपर कैलकुलेट करना ही है और यही एरिया यहां से कट हुआ है, तो आप खाली बेस का एरिया निकाल देते और उसमें कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का ऐड कर देते, तो वो भी एक ही बात होती है हमारी, ठीक है। तो अब हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया जो हमें रिक्वायर्ड है। तो कौन कौन सा है टोटल सरफेस एरिया, एक तो हमारे पास कोन का जो कर्व सरफेस एरिया आया है वो है 72√5 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एक बार इसको मिटा देता हूं। और क्या है हमारे पास, और क्या है, और जो हमने बेस का एरिया निकाला था 128 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्या है हमारे पास, जो सिलेंडर का एरिया निकाला था, जो स्ट्रक्चर सिलेंडर की बनी इस कोन में, वो जो एरिया निकाला था हमने उसको ऐड कर देंगे 40 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 72√5 पाई प्लस 168 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास आंसर है, इसको मिटा देता हूं, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास आंसर है। अब आप चाहे तो इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हो, आप √5 की वैल्यू भी डाल सकते हो, ठीक है। अगर उसने बोला होगा आपको तो आप डाल सकते हो, नहीं तो आप इसमें कॉमन लेके भी आप कर सकते हो। इसको आप ऐसे भी ले सकते हो 24 3√5 प्लस 7 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। आप चाहे तो आप, वैसे ये भी आंसर है, ये भी आंसर है क्योंकि पाई के फॉर्म में लिखने को कह रहा हूं मैं। आप चाहे तो √5 की वैल्यू भी डाल सकते हो, 24 आप कैलकुलेशन कर देना 6.70 प्लस 7 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये कैलकुलेट करके आ जाएगा 328.9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। इसको चाहे तो आप अप्रोक्सीमेट करके ऐसे भी लिख सकते हो 329 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई तो आप उसे पूछ सकते हो बच्चों, ठीक है। टेंथ क्लास स्टूडेंट, देखो ये भी सीबीएसई ने अपने सैंपल पेपर में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो बच्चों हमें क्या दे रखा है, एक कोन है हमारे पास, ठीक है, कोन है जो राइट सर्कुलर कोन है, ठीक है। इस कोन में हमने आइसक्रीम भर दी है और आइसक्रीम हमने इस हिसाब से भरी है कि कोन का लोअर पार्ट जो है अनएम्प्टी है, यानी ये भरा नहीं है, ठीक है। और ये कितना पार्ट है, ये 1/6 ऑफ टोटल वॉल्यूम है ऑफ कोन, ठीक है। कोन के वॉल्यूम का 1/6 पार्ट फिल ही नहीं हो रखा है। और क्या दे रखा है,
इसके यहाँ पे हेड पे, इस कोन के हेड पे एक हेमिस्फीयर बना है, ठीक है। और हमें बताना है आइसक्रीम का वॉल्यूम। ध्यान रखना, आइसक्रीम का वॉल्यूम। तो बेटा आइसक्रीम का वॉल्यूम क्या होगा, ये जो कोन जितना भरा है, ये वाला पार्ट प्लस ये वाला पार्ट, ये हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हम इस कोन का ये वाला पार्ट कैलकुलेट करेंगे जिस पार्ट में आइसक्रीम भरी हुई है, ठीक है। तो करो इसको। वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन कोन, ठीक है। कोन में आइसक्रीम का कितना वॉल्यूम है, कोन के वॉल्यूम में से ये एम्प्टी वाले पार्ट को हम हटा देंगे। कोन का वॉल्यूम क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है बच्चों। और अनफिल्ड वाला पार्ट कितना है हमारे पास, इसी वॉल्यूम का 1/6, 1/6 इस वॉल्यूम का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा 5/6 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है बच्चों। ये हमने एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर दिया। इतना वॉल्यूम आइसक्रीम का किस में आ गया, इस कोन वाले पार्ट में आ गया, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना है उसको निकालो। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है बच्चों। ये भी हम फॉर्मूले को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। देखो डाटा, जितना भी डाटा आपको दिया हुआ है, आप कोशिश करो इस डाटा की वैल्यू सबसे लास्ट में डालो, पहले फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करो, ठीक है बच्चों। अब हमारे पास जो आइसक्रीम है उसका वॉल्यूम आ गया, जो हमें कैलकुलेशन करना है 5/6 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है बच्चों। ये आ गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। ये सब हटा देता हूं, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला बना। अब वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कितना हुआ, 5/6 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है बच्चों। अब यहां से देखो, पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लो आप, ठीक है। और 1/3 को भी कॉमन ले लो, 1/3 कॉमन आ गया, पाई आर स्क्वायर भी कॉमन आ गया, 1/3 कॉमन आ गया, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया। यहां पे क्या रह गया, 5/6 इंटू एच, 1/3 कॉमन आ गया तो यहां पे 2 रह गया, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया तो एक ही आर रह गया, ठीक है। ये देखो हम कैलकुलेशन को सिंपल कर रहे हैं, उसमें आपको आना चाहिए ये सब, ठीक है बच्चों। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 जो भी आपको दे रखी है। आर, हमें आर की वैल्यू क्या दे रखी है, 3, तो 3 इंटू 3 आर स्क्वायर, 5/6 एच की वैल्यू क्या है 12, 2 इंटू आर की वैल्यू क्या है 3, ठीक है। ये सिंपल डाटा हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इसी को आपको सिंप्लीफाई करना है। देखो 3 से 3 कटा, ये आ गया 6 अपॉन 7, 22 और 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, यहां से 10 प्लस 6 66 इंटू 16 अपॉन 7, कैलकुलेशन कर लो,
150.85 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसको हम अलग से लिख देते हैं। जो वॉल्यूम आया मेरे बेटा वो आया हमारे पास 150.85 सेंटीमीटर क्यूब। कब? जब पाई की वैल्यू हमने 22/7 ली है। ठीक है, अब देखो बच्चों, अगर हम पाई की वैल्यू 3.14 लें, 3.14 लें, तब देखो कितना आंसर आ रहा है। हमें क्या चेंज करना है, इसी कैलकुलेशन में चेंज करते हैं। 22/7 की जगह में 3.14 लेना है इंटू 3, ये हमारे पास 16 ही हो जाएगा। 150.72 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ठीक है बच्चों, हमारे पास वॉल्यूम की वैल्यू 150.72 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगी जब हम पाई की वैल्यू 3.14 लें। ठीक है, तो आप प्रिकॉशन रखना कि आपको क्वेश्चन पेपर में पाई की वैल्यू क्या दे रखी है। ये दोनों मेथड से कैलकुलेशन करके इसलिए बताया आपको बच्चों, आपको पाई की वैल्यू वो लेनी होती है जो आपको दे रखी है। ठीक है, और वैसे बाय डिफॉल्ट आप 3.14 लोगे, क्योंकि 22/7 जो वैल्यू होती है पाई की, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। ठीक है, पाई एक इरेशनल नंबर है, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना। होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसमें कमेंट कर सकते हो। ठीक है बच्चों।